अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। मैंने तुम लोगों को पहले भी सख्ती से मना किया था कि उस हवेली में बिल्कुल भी मत जाना, लेकिन देख लो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कितना बड़ा हादसा रुनुमा हो गया है। इतना कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दादाजी मुझ पर बरस पड़े। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से वो चुड़ैल हमारे लखते जिगर को निकल गई, लेकिन मैं खामोशी से अपना सर झुकाए बिलाल की लाश पर आंसू बहा रहा था, जो खून में लथपथ बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई थी। काश कि मैं उस हवेली में जाने की जिद ना करता, तो शायद आज बिलाल जिंदा होता। मेरा नाम अमजद है और मैं एफए क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे बचपन से ही सैरो सियाहत का बहुत शौक था, लेकिन इसके अलावा मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जरूर लौटा करता था, जहां पर हमारी पुरखों की बहुत सारी जमीनें और दादा दादी भी रहा करते थे। इस बार गांव आने से पहले मैं अपनी खाला के बेटे बिलाल को अपने साथ ले आया था, क्योंकि गांव में अकेला रहने की वजह से मैं अक्सर बोरियत का शिकार हो जाया करता था। लिहाजा इस बार मैंने बिलाल को भी अपने साथ तैयार कर लिया और हम दोनों गांव जा पहुंचे। उस दिन भी हम यही समझे थे कि मामूल के मुताबिक सैर करेंगे और रात को घर वापस आ जाएंगे, लेकिन भला हमें क्या खबर थी कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा रूनुमा हो जाएगा। दरअसल हमारे इस गांव में हमारे परदादा की एक बहुत बड़ी और पुरानी सी हवेली मौजूद थी, जिसे काफी दहाइयों पहले बंद कर दिया गया था। अपने बचपन से ही मैं उस हवेली को देखता आया था, लेकिन कभी इस हवेली के अंदर दाखिल ना हो पाया था। मैं जब भी उस हवेली की जानिब देखता तो मुझे एक अजीब सी कशिश होती। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई अनदेखी कुव्वत मुझे अपनी जानिब खींच रही है और मुझे उस हवेली की तरफ बुला रही है। मगर हवेली के दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा जंग आलूद ताला मुझे हमेशा की तरह रोक लिया करता। मैंने आज से कई साल पहले भी उस हवेली में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो पाया था। और एक बार तो गांव वालों ने मेरे दादा को मेरी शिकायत भी लगाई। बस फिर क्या था, दादा और अब्बू ने मेरी खूब पिटाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि इस हवेली का ख्याल एक अरसे तक मेरे दिल से निकल गया। लेकिन अब की बार सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ थी। अब मैं जवान हो चुका था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन न रखता था। हर बार की तरह इस बार भी हमने हस्बे मामूल अपनी सैर का प्रोग्राम तैयार किया और अपनी जमीनों की जानिब निकल गए। उस दिन हम दोनों कजनों ने खूब मौज मस्ती की और खूब घूमे। फिर न जाने क्या हुआ कि उस मनहूस हवेली का ख्याल मेरे जहन में आ टपका। बातों ही बातों में दादाजी की पुरानी हवेली की बात चल पड़ी और बिलाल मुझे हवेली चलने पर इसरार करने लगा। मैं ज़ाहिरी तौर पर तो बिलाल को इनकार करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी वो हवेली देखने का बहुत शौक था। हालांकि ये जानते हुए कि भी दादाजी ने हमें उस हवेली में जाने से मना कर दिया है, फिर भी हम वहां जाने को बेताब थे। उस हवेली के बारे में ये मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो कि हमारे परदादा जी पर आशिक हो गई थी। और सुनने में ये भी आया था कि उसी चुड़ैल ने ही मेरे परदादा की जान ले ली थी। ये सारी बातें किसी फिल्म के मंजर की तरह मेरे जहन में घूम रही थी। यार बिलाल, मेरे ख्याल में हमें हवेली की बजाय कहीं और चलना चाहिए। मैंने बिलाल की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन उसे देखने से जरा भी न लग रहा था कि वो मेरी बात मानने को तैयार होगा। क्यों यार, आखिर वो हमारी पुरानी हवेली है जो हमारे परदादा जी ने बड़े चाह से बनवाई थी और वो काफी अरसे से बंद भी पड़ी है। बिलाल ने अफसुर्दगी भरे लहजे में कहा, आखिर क्यों? कोई तो वजह होगी। मैं इन भूत प्रेतों पर यकीन नहीं रखता। ये सब अब पुरानी और दकियानूसी बातें हो चुकी हैं। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें भी इन सब चीजों पर यकीन है। यार ये चुड़ैल, भूत प्रेत, ये जिन कुछ नहीं होते। बस ये दादा और अब्बा जी के हमें उस हवेली से दूर रखने के बहाने हैं। इतना कहकर बिलाल खामोश हो गया और मैं फैसला कुन अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहां चलने को तैयार हूँ। ये बात मैंने बिलाल से जाहिरी तौर पर की, लेकिन दिल ही दिल में मैं भी वहां जाने के लिए बहुत बेताब था। इतना कहकर हम दोनों कजन अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। यार अब्बू जी बताते हैं कि आज से 60 साल पहले हमारे परदादा जी पर कोई चुड़ैल फरिश्ता हो गई थी, क्योंकि दादाजी बहुत ही खूबसूरत
और मजबूत जिस्म के मालिक थे। कहते हैं कि बहुत अरसा पहले दादाजी किसी सफर को जा रहे थे, तो रास्ते में ये चुड़ैल उन पर फरिश्ता हो गई थी। बस उस दिन वही चुड़ैल पर दादाजी के साथ इस हवेली में आ मौजूद हुई। वो अपनी मौजूदगी का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर करती रहती, जबकि दादी जी इन चीजों से बहुत खौफजदा रहती थी। फिर काफी अरसे बाद किसी आमिल के जरिए दादाजी की इससे जान छुड़ा ली गई, लेकिन वो हवेली हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल का मस्कन बन गई। इस सारे वाकये को देखते हुए यही फैसला किया गया कि हवेली खाली कर दी जाएगी और जिंदगी को नए तरीके से शुरू किया जाएगा। तब से अब तक वो हवेली हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। हम तो क्या, कोई गांव वाला भी भूलकर उस हवेली का रुख नहीं करता। इतना कहकर मैं खौफनाक निगाहों से बिलाल की जानिब देखने लगा। कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन फिर हम दोनों ही एक जोरदार कहका लगाकर हंस पड़े। अरे यार, छोड़ो ये पुरानी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात हजम नहीं हुई, बिलाल ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, और मैं दोबारा से कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ यार, तुम सही कहते हो। अब तो 60 साल का अरसा बीत चुका है, जो कि एक बहुत लंबा वक्त है। हम दोनों कजन बातें करते हुए कब उस हवेली के करीब जा पहुंचे, हमें इस बात का अंदाजा ना हुआ। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी। मैंने हवेली से थोड़ी दूर ही अपनी जीप रोक ली और बड़ी शाइक नजरों से हवेली की जानिब देखने लगा, जबकि बिलाल तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश था। आखिर हम दोनों की बरसों पुरानी ख्वाहिश आज पूरी होने वाली थी। लेकिन बहुत जल्द ही हमारी ये खुशी एक परेशानी में तब्दील हो गई, क्योंकि हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही वजनी और जंग आलूद ताला लगा हुआ था। शायद हम इस बारे में भूल गए थे, लेकिन अब सोचना क्या था, हवेली के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। जल्द ही हम इस बात पर गौर करने लगे। मैं और बिलाल काफी देर से हवेली के चारों तरफ घूम रहे थे, ताकि हमें अंदर जाने का कोई दाखिली दरवाजा नजर आ जाए। फिर अचानक मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे दूर से एक खिड़की नजर आई, जिसके शीशे को तोड़कर हम उस हवेली में बड़ी आसानी से घुस सकते थे। खैर, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और कोई ईंट तलाश करने की कोशिश करने लगा, ताकि उस शीशे को तोड़ सकूं। बहुत जल्द मुझे एक ईंट का टुकड़ा मिला और मैंने फौरन से ही उसे खिड़की के शीशे पर दे मारा। खिड़की टूटते ही हम दोनों उस हवेली में दाखिल हो गए। मगर यहाँ तो घुप अंधेरे का राज था, हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। मैं और बिलाल एक दूसरे का हाथ पकड़े सहमे सहमे कदमों से हवेली के अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। अरे यार अमजद, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, बिलाल ने सहमे हुए लहजे में मेरी जानिब देखते हुए कहा। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ आने से पहले इन बातों पर गौर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये हवेली काफी सालों से बंद पड़ी हुई है। ना तो यहाँ कोई रोशनी है और ना ही बिजली। ऊपर से शाम भी ढलने को आई है, हर तरफ अंधेरा फैल रहा है और हम इस भूतिया हवेली में दाखिल हो चुके हैं। मैंने फिर से बिलाल को डराने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में बिलाल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन कर चुका था। अगले ही लम्हे मेरे कानों में किसी की पायल की झनकार आई और मैं हड़बड़ाकर पीछे की जानिब देखने लगा, जहां पर इस वक्त मुकम्मल अंधेरा था। बिलाल ने फौरन ही अपना मोबाइल उस आवाज की जानिब फेरा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई भी मौजूद ना था। तो फिर तो फिर ये आवाज कैसी थी? हम दोनों ही सवालिया नजरों से एक दूसरे की जानिब देखे जा रहे थे। शायद इस बात की तवक्को हम दोनों को ही ना थी। कौन है, कौन है वहां? मैंने जरा फिक्रमंद होकर पूछा। फिर अचानक ही मेरा हाथ किसी के नाजुक हाथ से टकरा गया। ओ नहीं! पहले पहल तो मैंने ये सोचा कि ये बिलाल का हाथ है, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन में जो ख्याल आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ओ नहीं! बिलाल का हाथ इतना नाजुक नहीं हो सकता। ये ये जरूर किसी औरत का हाथ था, क्योंकि मैं अब भी उस औरत का लम्स अपने हाथ पर महसूस कर रहा था। फिर अचानक से पूरा कमरा ही एक भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर होने लगा और मेरे कानों में फिर से पायल की झनकार आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर छत की जानिब जा रहा हो। शायद ये कोई औरत थी, लेकिन भला इस अंधेरे में किसी औरत का यहाँ होना बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन था। यार बिलाल, यहाँ यहाँ जरूर कोई था। ये आवाज सुन रहे हो?
मैंने फौरन ही बिलाल की तवज्जो उस आवाज की जानिब मबजूल कराई। हाँ यार, वो आवाज तो मैंने भी सुनी है। थोड़ी देर पहले किसी का हाथ मेरे हाथ से टकराया था और अब ये पायल की झनकार साफ इशारा कर रही है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं कहीं वो चुड़ैल तो यहाँ नहीं रहती। मैंने परेशानी भरे लहजे में बिलाल की जानिब देखते हुए कहा। हाँ यार, मैंने भी वो आवाज सुनी थी और मुझे यकीन है कि वो एक लड़की थी। बिलाल ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन अमजद, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ हमारा वहम हो। इतना कहकर हम दोनों ही डरी डरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जो हमें मोबाइल की टॉर्च में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। सामने दो तरफा सीढ़ियां ऊपर छत की जानिब जा रही थी और फिर एक ही कतार में कमरे बने हुए थे। हमारे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि वो हवेली किस कदर नफीस और साफ सुथरी थी। हर चीज बड़े करीने और सलीके से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का तो नामो निशान तक न था। हवेली को देखकर तो ऐसा लगता था कि यहाँ कोई रहता है, लेकिन हकीकत तो यही थी कि पिछले 60 सालों में यहाँ कोई भी ना आया था। अब तक तो मैं अपने दिल में यही समझ रहा था कि हवेली की हालत अंदर से बहुत खराब होगी, लेकिन यहाँ आकर मेरा ये ख्याल यकसर तौर पर तब्दील हो चुका था। मैंने डरते हुए बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। यार बिलाल, क्या तुझे नहीं लगता कि इस हवेली में कोई रहता है, या फिर ये हवेली कभी खाली ही नहीं हुई? मैंने घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दादाजी यहाँ की देखभाल करवाते रहते हैं। ये देखो ना, दीवारों पर अब भी रोगन मौजूद है और वो भी बिल्कुल साफ सुथरा। इस पर तो मिट्टी की परत तक नहीं है। अरे हाँ यार, यही बात है। भला ये वीराना इतना साफ कैसे हो सकता है? जरूर दादाजी ने यहाँ कोई मुलाजिम रखा होगा। चलो छोड़ो इन सारी दकियानूसी बातों को, हवेली की सैर करते हैं। और उधर से दादा और दादी भी परेशान हो रहे हैं। चल जल्दी से हवेली देखते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। इतना कहकर हम दोनों ही अपनी जगह से उठे और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगे। छत पर पहुंचते ही हमारी हैरानी की इंतहा न रही, क्योंकि हमारे दोनों तरफ ही कमरों का एक तवील सिलसिला चल निकला था, जिन्हें बहुत उम्दगी और नफासत के साथ सजाया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनमें से कोई भी कमरा मुकफ्फल न था। हम तमाम कमरों का जायजा लेते हुए मुसलसल आगे की जाने बढ़ रहे थे। फिर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि हमारे कदमों की आहट के साथ एक हल्की और दबी दबी सी झनकार भी थी, जिसे बिलाल ने नहीं बल्कि मैंने महसूस किया था। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि हमारे साथ यहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है, लेकिन मैं डर के मारे खामोश रहा। फिर अचानक मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं या जोर से चीखूं, जबकि बिलाल इस सब से लाइल्म अब भी आगे की जाने बढ़ रहा था। मैंने फौरन ही खुद को संभाला और बिलाल को आवाज दी। अरे क्या हुआ अमजद? वो चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। यार बिलाल, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रात गहरी हो रही है और उधर घर वाले भी फिक्रमंद हो रहे होंगे। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की, क्योंकि मैं बहुत जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। अरे हाँ हाँ, चलते हैं। ये देखो ना, दादाजी का कमरा लगता है। कितना बड़ा और आलीशान है, और इसके आगे तो दो शेर भी मौजूद हैं। चलो ना अंदर चल के देखते हैं। इतना कहकर बिलाल ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन ये दरवाजा अंदर से लॉक था। शायद यहाँ पर पहले ही किसी को हमारी मौजूदगी का एहसास हो चुका था, जिसकी वजह से उसने कमरे को अंदर से ही बंद कर दिया था। अगर उस वक्त हमारी अकल काम करती तो शायद हम समझ पाते कि आखिर हवेली के बाकी कमरों के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन ये कमरा क्यों बंद है। बिलाल के लाख कोशिश के बावजूद वो कमरा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। ना तो इस कमरे के बाहर कोई ताला था और ना इस हवेली में कोई रहता था। तो फिर आखिर ये कमरा अंदर से कैसे बंद हो गया? बिलाल ने फिर से मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। अरे यार, मुझे तो लगता है कि इतना अरसा बंद रहने की वजह से ये दरवाजा खुद ब खुद ही जाम हो गया है। चलो आओ मिलके जोर लगाते हैं। इतना कहकर मैं और बिलाल दोनों जोर जोर से दरवाजे को धक्का मारने लगे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ
वो दरवाजा खुद ब खुद ही खुलता चला गया और हम दोनों ही लड़खड़ाते हुए उस कमरे के फर्श पर जा गिरे। फिर अचानक एक भयानक चीख से पूरी फिजा थर्रा उठी। इससे पहले कि हम फर्श से उठ पाते, पूरी फिजा में एक खौफनाक चीख गूंज उठी और फिर जो हमारी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपनी सुर्ख जबान निकाले हमारी तरफ बड़े गुस्से से देख रही थी। ये चुड़ैल इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई आम इंसान इसे देख ले तो शायद उसी वक्त उसकी रूह निकल जाए। मैं वो मंजर कभी भी नहीं भूल सकता। उसके जिस्म पर फैले हुए काले काले बाल और आंखों में जलते हुए लाल अंगारे, ऐसा लगता था कि उसकी आंखें अभी उबल के बाहर आ गिरेंगी। और नाखून नाखून तो ऐसे थे जैसे किसी दरख्त की जड़ें हों। वो काली चुड़ैल अपना मुंह खोले हुए बेड पर बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई थी और उसका सर छत से टकरा रहा था। हमें देखते ही अब वो बेड से उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने फौरन ही बिलाल को झंझोड़ा, जो कि चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो गया था। बिलाल, बिलाल उठो, भागो यहाँ से, चलो जल्दी करो। मेरी आवाज सुनते ही वो फौरन होश में आया और हम दोनों ही दरवाजे की तरफ घिसटने लगे। वो सामने वाली खिड़की है ना, चलो जल्दी करो, वहां से निकल चलते हैं। मैंने फौरन ही खिड़की की जानिब इशारा किया और हम दोनों ही उसी तरफ भागने लगे। खौफ और हड़बड़ाहट में अचानक बिलाल का पांव फिसला और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो दर्द से बिलबिलाने लगा। बिलाल, बिलाल तुम ठीक तो हो ना? मैं फौरन ही दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अचानक ही मुझे अपने हाथ पर बिलाल का खून महसूस हुआ। शायद उसका सर बुरी तरह से फट गया था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही थी कि आखिर उसके सर पर यह चोट कहां से लगी, क्योंकि जमीन तो बिल्कुल साफ थी। मैं बिलाल को घसीटते हुए खिड़की की जानिब दौड़ने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खिड़की से बाहर निकाला और फिर खुद भी बाहर आ गया। मेरी सांस बुरी तरह से उखड़ चुकी थी और मैं मुसलसल उस हवेली की जानिब देख रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चुड़ैल अभी आएगी और मेरा खून पी जाएगी। अब मैंने बिलाल को अपने कंधे पर डाला और अपनी जीप की जानिब दौड़ लगा दी। मुझे दिल ही दिल में बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर मैंने जीप को हवेली से इतना दूर क्यों खड़ा किया। मैंने फिर से एक बार अपनी पूरी कुव्वत जमा की और मुसलसल जीप की जानिब दौड़ने लगा, जबकि उधर बिलाल का काफी खून बह चुका था और वो बार बार बेहोश हो रहा था। जीप तक पहुंचकर मैंने फौरन ही बिलाल को अगली सीट पर डाला और जीप स्टार्ट कर दी। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बिलाल ने दम तोड़ दिया था। मैंने मैंने बिलाल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। शायद मेरे इस शौक ने मेरे खालाजाद की जान ले ली थी। मैं अपना सर झुकाए हुए मुसलसल आंसू बहा रहा था, जबकि दादा दादी और बाकी तमाम घर वाले मेरी इस बेवकूफी पर मुझको कोस रहे थे। काश काश कि मैं बिलाल को बचा पाता। मैंने एक लंबी आह भरी और सोफे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मैं बहुत लड़ा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन अब मेरे पास सिवाय पछतावे के कोई और चारा न था। मैं अपने तमाम दोस्तों को इस कहानी के जरिए से आगाह करना चाहता हूं कि आप कभी भी कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जहां से आपके बड़े बुजुर्ग रोक दे, तो हमें उस काम से बाज रहना चाहिए। ये दुनिया सबके लिए है और यहाँ पर हर किस्म की मखलूक का बसेरा है। इस दुनिया में जिन्नात इंसान से दुगनी तादाद में मौजूद है, लिहाजा जहां तक हो सके खुद को उस मखलूक से दूर रखे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।